गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था फंडामेंटल राइट्स। आज हम लोग देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ड्यूटीज़ क्या है? मौलिक अधिकारों के बारे में तो हम जान गए थे, अब मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानते हैं। क्या है हमारे मौलिक कर्तव्य? तो हम पढ़ते हैं चैप्टर में आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल्स 51A के अंतर्गत रखा गया है, या हम कह सकते हैं इसका जिक्र इंट्रोड्यूस किया गया है 51A में। The Constitution of India says that it shall be the duty of every citizens of India। हमारा संविधान कहता है, भारत का संविधान कहता है कि हर एक व्यक्ति का एक कर्तव्य भी होगा। अधिकार के साथ साथ हर एक नागरिक जो भारत में रहने वाले हैं सबका एक कर्तव्य भी होगा। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। संविधान कहता है कि हमें अपने भारतीय चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आइडल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इंस्टीट्यूशंस जो गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि प्राइवेट की इंसल्ट करनी चाहिए। बोथ ऑफ दैट्स आवर प्लेस, दे फुलफिल आवर बेसिक नीड्स। सो हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो हमारे एसेस जो है द नेशनल फ्लैग, तिरंगे का अपन एज नेशनल एंथम और नेशनल एंथम राष्ट्रीय गान की भी हमें सम्मान करना चाहिए। हम लोग जानते हैं जहाँ भी नेशनल एंथम हमारा सिंग होता है हमें खड़े हो जाना चाहिए रिस्पेक्टिवली। जितनी देर तक होता है उतनी देर तक हमें स्टैंडिंग पोजीशन में रहना चाहिए। सो वी रिस्पेक्ट आवर नेशनल थिंग्स टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर इंडिया फ्रीडम। हमें उन लोगों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो हमारे देश के लिए, हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जिन्होंने संघर्ष किया। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अपने जो हमारे उद्देशिका में, हमारे आपके प्रियम्बल्स में जो लिखा हुआ है सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इसका भी सम्मान करना चाहिए। सभी को एक समान देखना चाहिए, सभी के लिए सम्मान की भावना होनी चाहिए। ठीक है। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। कभी भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हमारा देश हमें आह्वान करता है, बुलाता है रक्षा के लिए, तो हमें जरूर जाना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। टू प्रोटेक्ट, टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। हमें सभी के साथ भाईचारा जैसा व्यवहार करना चाहिए, किसी से विवाद नहीं करना चाहिए। ये हमारे क्या हैं, नेशनल चीज़ें हैं। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। हमें अपने देश की जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं, हमारे हेरिटेज हैं, हमारी धरोहरें जो हैं, उनका हमें सम्मान करना चाहिए और देखभाल करना चाहिए। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। क्या करना चाहिए? हमें प्रोटेक्ट, रक्षा करनी चाहिए, इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए, उनमें सुधार करना चाहिए। किन में? नेचुरल एनवायरनमेंट, हमारे प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसके प्रति भी हमें सचेत होना चाहिए, उसके प्रति देखभाल करना चाहिए उसकी, जैसे जंगल, झील, नदियाँ, जंगली चीज़ें, है ना, जंगली जीव जंतु, वनस्पतियाँ, इन सब का हमें सम्मान और इनकी रखरखाव भी करना चाहिए। हमें सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करना चाहिए। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। क्या कह रहा है बेटा? टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, हमें वैज्ञानिक तौर पे भी आगे बढ़ना चाहिए। हर चीज़ को हमें बहुत अच्छे से, जो हमारे देश में घटित हो रहा है उन सबका हमें सम्मान करना चाहिए। उसके लिए हमें आगे प्रमोट करना चाहिए लोगों को और समझाना चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए। सेफ का है टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एडजर्व वायलेंस एंड। क्या करना चाहिए हमें? सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशंस, है ना, पुलिस स्टेशंस, टेम्पल्स, ये हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, हमारी ही द्वारा बनाई गई चीज़, इनको हमें सुरक्षित रखना चाहिए और वायलेंस से बचना चाहिए, हिंसक प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। टू स्ट्रीव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कंस्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल ऑफ एंडिवर्स एंड अचीवमेंट्स। जब हम इन सब चीज़ों का पालन करते हैं, इन सब चीज़ों को अच्छे से करते हैं, तो निश्चित ही हमारा देश एक अच्छी पोजीशन पे जाता है।
हमारा देश एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचता है। चलिए, इतना समझ में आया आपको क्या है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़? तो हम सबको फॉलो करना होगा। वी रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स ऑल्सो, अवर टीचर्स ऑल्सो, अवर स्कूल प्रॉपर्टी ऑल्सो, दैट्स अवर ड्यूटी, दैट्स अवर ड्यूटी। वी रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ अस, इंटायर आवर सोसाइटी। जब तक पहले हमें अपने घर को संभालना है, देन आफ्टर हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसको संभालना है, देन आफ्टर हमें आगे बढ़ना है, लोगों को अवेयर करना है इन चीज़ों से। जब तक हम अवेयर नहीं करेंगे, जब तक हमारी यूथ, आप सब हमारे यूथ हो, भारत का भविष्य हो, जब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हम बात करते हैं। तो क्या होते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व? इसमें क्या होता है हम बात करते हैं द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कंस्टिट्यूट अनदर डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक दूसरा पहलू है हमारे संविधान का। क्या पहलू है? दिस प्रिंसिपल एम्बडी certain ideas and objectives which should be kept in mind by the union and state governments while making law and implementing policies। यहाँ पे अधिकार हर राज्यों को अपना एक अधिकार दिया जाता है, क्योंकि हर एक राज्य कोई बहुत ही अच्छा है, वेल डेवलप्ड है, कोई बिल्कुल से ज़ीरो लेवल पे है। तो हर एक राज्य के पास एक नियम होना चाहिए, चाहे यूनियन टेरिटरी हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हों, वो सारे जितने भी वहाँ हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, वो इनका ये दायित्व होता है और हमारा भी दायित्व होता है कि हम अपने राज्य में जो चीज़ें अराजकताएँ फैली हुई, इंक्रोचमेंट है, उन चीज़ों को ख़त्म करें। ये राज्य की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, फिर देखते हैं आगे। द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ दिस डायरेक्टिव वॉज नॉट मेड कंपल्सरी ड्यू टू द पोसिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये क्या होता है? ये सभी राज्य के लिए एक जैसे नहीं होते हैं। हर एक राज्य अपने अपने हिसाब से इसको चेंजेस कर सकते हैं। जैसे किसी जगह में बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी के लोग रहते हैं और वहाँ पे जो वेल हैं, जनरल्स हैं, वो बहुत कम हैं, तो माइनॉरिटी को ऊपर उठाने के लिए गवर्नमेंट्स अपने हिसाब से कोई फैसले ले सकती है। ठीक है, यानी सबको एक समानता। हमारा संविधान कहता है, हमारे संविधान की प्रीएम्बल्स में लिखा है इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट्स में भी लिखा हुआ है इक्वालिटी। सभी एक हैं, संविधान की नज़र में सभी एक हैं, चाहे वो स्वीपर हो या फिर वो आईएएस ऑफिसर हो, सभी एक जैसे हैं। सभी को सम्मान, सभी को जीवन जीने का अधिकार मिला हुआ है। दैट्स हिज बेसिक नीड्स, नो वन शुड क्रैश दैट वन। ओके, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हमारे संविधान में जुडिशरी यानी न्यायालय को बिल्कुल से मुक्त स्वतंत्र रखा गया है। क्यों? आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टेकन स्पेशल केयर टू इस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट एंड एम्पेरियल जुडिशरी। क्या कहा गया है? बिल्कुल से इसको स्वतंत्र रूप रखा गया, क्योंकि जब हम किसी के अधीन रह के काम करते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो न्यायालय क्या है? वो चाहे राष्ट्रपति ही, हमारे प्रेसिडेंट ही अगर कोई गलत करते हैं तो हमारा जो संविधान कह रहा है तो वो उनके ऊपर भी वही नियम लागू होते हैं जो एक सामान्य जनरल व्यक्ति के ऊपर लागू होते हैं। तो जनरल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग सब इसी संविधान की नज़र में, कानून की नज़र में एक जैसे होते हैं। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड स्टेट हाई कोर्ट्स हैव बीन प्रोवाइडेड सिक्योरिटी ऑफ सर्विस। ये जजेस जो होते हैं, हमारे न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों, उच्चतम न्यायालय के हों या उच्च न्यायालय के हों, ये सब क्या करते हैं? इनके पास अपना अलग से एक पावर होता है, इनको अलग से एक पावर मिली होती है कि किसी को भी अकॉर्डिंग बाय एविडेंस किसी को भी ये कुछ भी फैसले सुना सकते हैं। अकॉर्डिंग बाय एविडेंस, ध्यान रखिएगा, अपने मन का ये भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि न्याय व्यवस्था पूरी स्वतंत्र है। तो अगर ये गलत काम करते हैं, जजेस भी गलत काम करते हैं, तो इनको भी पनिशमेंट मिलेगी, नो डाउट। तो सभी हमारे संविधान में सभी को एक समान, एक जैसा माना गया है। हम देखते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। तो आई होप ये दोनों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आपको समझ में आया होगा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कामकाज की भाषा होगी, क्या होगी। इन अ कंट्री लाइक इंडिया, हमारा देश जैसे कि हमारा देश है ना, विच डिवर्स कल्चरल ट्रेडिशंस एंड लैंग्वेज। यहाँ हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं,
बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं। इट इज़ इसेंशियल टू डीड्स वन लैंग्वेज एज नेशनल लैंग्वेज। इसलिए एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा कहना बहुत नहीं सही होगा, क्योंकि हर राज्य में अपनी एक भाषा है। हमारा भाषा के माध्यम से हमारा देश बोलता है, बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारी जाति प्रजाति के लोग रहते हैं। सिंबॉलिक ऑफ द यूनिटी, यानी यूनिटी बनाने के लिए, एकता बनाने के लिए, ऑफ द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री, अलग अलग राज्यों में, देश के अलग अलग राज्यों के लिए एक यूनिटी करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर, मतलब अगर जैसे महाराष्ट्र की अलग भाषा हो गई, उत्तर प्रदेश की अलग भाषा हो गई, जम्मू कश्मीर की अलग भाषा हो गई, दिल्ली की अलग भाषा हो गई, बिहार की अलग भाषा हो गई, केरल तमिलनाडु की अलग भाषा हो गई, चेन्नई की अलग भाषा हो, तो यहाँ पे मतभेद होने शुरू हो जाएंगे। तो हमारे संविधान में क्या रखा गया कि सारे भाषाओं में एक सिंबल रख दिया गया, एक आइडल लैंग्वेज को रख दिया गया, दैट्स कंपलसरी। either you say English, either you say your personal language, but कंपलसरी लैंग्वेज इज हिंदी। हिंदी को डिक्लेयर किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज, डिक्लेयर्स कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान ने ये घोषित किया, हिंदी इज देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कंट्री। तो हमारे देश की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। डिसेंट एंड लॉ क्या होता है बच्चों? डिसेंट एंड लॉ हम पढ़ते हैं। चलिए, डिसेंट एंड लॉ, असंतोष और कानून क्या है? द प्रोटेस्ट इज़ अ फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्शन। किसी भी चीज़ के लिए फॉर्मल जो ऑब्जेक्शंस होते हैं, व्हेन प्रोटेस्ट इज़ पॉलिटिकल, जब यदि अगर प्रोटेस्ट क्या हो, पॉलिटिकल हो, राजनीतिक हो, इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिसेंट, ये भी असंतोष पैदा कर देता है। इट इज़ यूजुअली स्पेशली एज अ नॉन वायलेंस एंड यूजुअली कलेक्टिव मीन्स ऑफ फोर्सिंग गवर्नमेंट कंसेशन एंड हैज़ बीन अ मेजर टैक्टिक ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट इन अफ्रीका एंड इंडिया। तो भारत में ये चीज़ें बहुत देखी गई हैं, भारत और अफ्रीका में ये चीज़ें बहुत देखी गई कि कानूनी तौर पर, यानी कानूनी तौर पर हम नहीं कह सकते, राजनीतिक तौर पर बहुत सारे असंतोषजनक चीज़ों को देखा जाता है हमारे राष्ट्र में और अफ्रीका जैसे कंट्रियों में भी। ऑफ द सिविल राइट्स मूवमेंट, जैसे बहुत सारे मूवमेंट्स होते रहते हैं, आंदोलन होते रहते हैं, नागरिक अधिकार उन्मूलन जैसी चीज़ें, लेबर एंड एंटी वार मूवमेंट्स इन आवर मैनी कंट्रीज, लेबर के लिए एंटी वार्स होते रहते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे गृह युद्ध जैसी चीज़ें होती रहती हैं। ये क्या है? ये असंतोष, कानून के प्रति लोगों का असंतोष हो जाता है। डिसओबीडियंस इज अ सिंबॉलिक और रिचुअलिटिक्स वायलेंस ऑफ द लॉ। ये क्या है? डिसओबीडियंस होता है कानून का, ये क्या होता है? अपमान होता है। सिंबॉलिक और रिचुअल्स, हमारे रिचुअल्स के प्रति जो एक कुठाराघात होता है, वायलेंस होता है, हमारी हिंसात्मक प्रवृत्तियाँ होने लगती हैं कानून के प्रति, रैदर दैन अ रिजेक्शंस ऑफ द सिस्टम एज अ होल। तो इससे क्या होता है? पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट और बेकार सा होने लगता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को बचाने के लिए हमें अपने अधिकारों को भी जानना जरूरी है और हमें अपने कर्तव्यों को भी जानना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके सारी चीज़ें, देखिए सारी चीज़ें एक स्टेप से जुड़ी हुई हैं। अगर आप सही से इसको पढ़ते हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस को, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये लचीला भी है और कठोर भी है ना। इसमें लचीलापन, इसमें किसी भी चीज़ को इसमें एंटर किया जा सकता है, सबके लिए कुछ ना कुछ नए परिवर्तन, जैसे 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया है ना, वहाँ सामान्य चीज़ें लाई गई, अब धीरे धीरे वहाँ सामान्य होता चला जा रहा है। बहुत सारे ऐसे जो केसेस हैं उसके प्रति, उस चीज़ों का वहाँ पे जो अमेंडमेंट्स होते हैं, संशोधन होते हैं। आगे चैप्टर में आप पढ़ेंगे क्या होता है संशोधन, कैसे किया जाता है संशोधन, हम आपको बताएं। सारे संशोधन क्यों हो रहे हैं? अगर ये हमारा संविधान बहुत ही ज़्यादा टफ होता तो इसमें संशोधन होने की कोई चांसेस ना होते। जो रिटन हो गया वो हो गया रिटन, बट ये फ्लैक्सिबल है। क्यों फ्लैक्सिबल है? इसमें कोई भी अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ जो हमारे जो एनवायरमेंट्स हैं, परिस्थितियाँ हैं, वो कभी भी धीरे धीरे बदल रही हैं। तो उस बदलाव के दौर पे हर एक चीज़ की नीड से बदलना, हमें अपना व्यवहार भी बदलना पड़ेगा। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसके प्रति हमारा क्या व्यवहार होता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, आप लोग हैं, आप लोग के प्रति हमारा क्या व्यवहार है, जब आप और बड़े हो जाएंगे तो आपके प्रति कुछ और व्यवहार होगा। तो धीरे धीरे हमारे नेचर में भी परिवर्तन होता रहता है। तो जब हमारे नेचर में परिवर्तन हो रहा है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी परिवर्तन होना चाहिए। तो ये परिवर्तन हमारे हित के लिए होते हैं।
जो भी आज हमारा परिवर्तन हो रहा है, लाइक जैसे अभी कोविड सेशन चल रहा है, रीज़न चल रहा है, तो ये भी एक चेंजेस हैं, ये भी चेंजेस हैं। हर एक चेंजेस को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हर एक चेंजेस हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। दे टीच दे टीच आवर सेल्फ। हम सबको कुछ ना कुछ सिखा रहा है, हमें सीखना चाहिए। हर एक सिचुएशंस को हमें अच्छे से गाइड करना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन कैसी भी हों हमें कुछ ना कुछ गाइडलाइन देती हैं। कितनी भी गलत सिचुएशंस होती हैं, हमें उसमें कुछ ना कुछ एक लाइट देखनी चाहिए, ज़रूर मिलती है। ओके, तो आई होप्स आपको ये अब अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आया होगा। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।